आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस फाइनेंस विच इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। हर बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रियल एसेट्स की जरूरत होती है। यहां मैंने वर्ड एसेट की बजाय रियल एसेट इस्तेमाल किया बिकॉज अभी मैं फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिट्स, इन सबको डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इन एसेट को की जरूरत तो है हमें, बट इन एसेट्स को कैसे लिया जाए। तो इन एसेट को एक्वायर करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लो मेरे दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब वो जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, वो मैंने जैसे कहा कि वो किसी एक की प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो किसका है, जो एग्जीक्यूट कर दे उसका। अगर मान लो मेरे दिमाग में आइडिया आया है, किसी और के दिमाग में आइडिया, तो जो पहले एग्जीक्यूट कर दे वो आइडिया उसका है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो वो है नहीं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जो आइडिया आया था, ऑब्वियस ही बात है कि मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया तो कोई आया नहीं होगा कि चलो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कंपटीशन में उन्होंने जामनगर में खोली है, मैं कहीं और जो है पेट्रोल की रिफाइनरी खोल देता हूँ, या टाटा मोटर्स के कंपटीशन में मैं क्या काम करता हूँ, मैं ट्रक बनाने का काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा आता है, देखो दिमाग में आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर ऐसा आता है ना मेरे दिमाग में आइडिया, तो उसे मैं आइडिया नहीं कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, एक काफी हमारे टाइम में बचपन में एक वो आता था, टीवी सीरियल आता था जिसमें कि ये था कि बस वो सपने देखता रहता है कि बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इस तरह से जो लोग करना कुछ नहीं बट सपने ही देखने हैं, उसको हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट मनी है। अगर नहीं तो क्या किसी के साथ मिलकर काम कर लूं, ठीक है। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो कि कुछ लोग मिलकर ना लगा पाए। तो इस चैप्टर में ना हम ये देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह के एंटिटी से स्टार्ट करते हैं और हर टाइप की बिजनेस एंटिटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मेरे पास सफिशिएंट मनी है? अगर है, आई विल गो फॉर सोल ट्रेडर। अगर नहीं है तो क्या किसी एक बंदे को साथ में जोड़ लूं? दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप की ही एक दूसरी फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड उसके अलावा जब मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है कि कुछ लोग मिलकर ना लगा पाए, तो उस सिचुएशन में आई विल गो फॉर लिमिटेड कंपनी। चलिए फर्स्ट हम आते हैं सोल ट्रेडर। तो जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो रेफर टू एज अ सोल ट्रेडर और अ प्रोप्राइटरशिप इज एन unincorporated business that has just one owner who pays personal income tax on profit earned from the business. This is the definition taken from the Investopedia. But वैसे अगर हम बात करें सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और जितना पैसा उसके लिए चाहिए वो मेरे पास ना सेविंग की फॉर्म में है, देन आई विल गो फॉर सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि मुझे किसी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत क्या है, जब काम मैंने करना, पैसा मेरे पास है, तो मैं किसी और के साथ अपने प्रॉफिट को जो है शेयर क्यों करूं। ज्यादातर सोल ट्रेडर बिजनेस में लगाने के लिए ना कैपिटल लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल होती है, क्योंकि हर आदमी के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा अपने घर के आसपास जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स, बेकर, स्वीट शॉप, ज्यादातर एक ही आदमी होता है जो उस बिजनेस के सारे ऑपरेशंस देख रहा होता है। यहां जरूरी नहीं है कि वो काम करने वाला अकेला ही हो, ठीक है। यहां कह रहे हैं कि सारे बिजनेस ऑपरेशन वही देख रहा है। हो सकता है उस सोल ट्रेडर ने अपने पास एम्प्लॉयज रखे हों, जैसे एक रेस्टोरेंट के मालिक ने शेफ, वेटर्स, क्लीनर, गार्ड, बहुत तरह के एम्प्लॉयज रखे हो सकते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस ऑनर का होता है।
हाँ, अगर प्रॉफिट उसका है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, ठीक है, तो भी सारे का सारा लॉस जो होगा बिजनेस ऑनर को ही बियर करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे उसके नाम पर कोई एफडी है, घर है, ऑफिस है, कुछ भी क्यों ना बेचना पड़े। यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जितना भी लॉस है वो सारे का सारा उसको अकेले को ही बियर करना पड़ेगा, कोई उसके साथ उस लॉस को शेयर करने नहीं आएगा। क्योंकि जब कोई प्रॉफिट को शेयर करने नहीं आ रहा, जब वो प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो कोई उसके साथ में लॉस शेयर करने के लिए क्यों आने वाला है। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट को स्टार्ट करने के लिए ना कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। और बिजनेस की इनकम जो है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर की पर्सनल इनकम में ही क्लब हो जाती है। यानी जो भी बिजनेस की इनकम होगी वो ऑनर की इनकम मान दी जाएगी और उसको सिंपली बिजनेस की उसकी जो पर्सनल इनकम है उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्टनरशिप। अब मान लो मेरे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है जो मेरे अकेले के पास तो नहीं है। मैंने ना अपने कुछ रिश्तेदारों से मांगने की कोशिश की। तो मैंने कहा यार ये बिजनेस आइडिया है, इसको स्टार्ट करना है, तो थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, तो बताओ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मालूम चलता है कि वो तो ना मेरे से भी ज़्यादा गरीब है। उनका दुख सुन के ना कि कितने परेशानी में जी रहे हैं, कुछ को तो ना पैसे मांगने गया था और मैं पैसे दे कर आया। अब ऐसे ही मैंने अपने दोस्त से भी आइडिया शेयर किया। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं उधार तो नहीं दे सकता भाई, पर अगर मैं चाहूं तो उसको उस बिजनेस के साथ जोड़ लूं तो वो पैसे लगाने को तैयार है। यानी कि वो उधार देने को तो तैयार नहीं है, बट बिजनेस में हिस्सेदार यानी कि पार्टनर बनने को तैयार है। तो इस तरह से जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को एक फिक्स प्रपोर्शन में डिवाइड करने को तैयार होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। देखो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फिक्स्ड प्रपोर्शन, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फिक्स प्रपोर्शन, मैंने इक्वल प्रपोर्शन नहीं कहा, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वल प्रपोर्शन में बांटे। ये प्रपोर्शन आपस में डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन कितना कितना शेयर कर लेगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो यार मैं तो सिर्फ आधा दिन ही काम कर सकता हूं, दूसरे बंदे को पूरा दिन काम करना पड़ रहा है, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह से दोनों के डिसाइड, दो या दो से ज्यादा लोगों में डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन कितना कितना प्रॉफिट का हिस्सा लेगा। देखो अब जहां जैसे मैंने बोला कि एक बंदा कहता है मैं पूरा दिन काम करूंगा, एक कहता है मैं आधा दिन काम करूंगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी हो जो कहता है मैं काम ही नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पैसे लगा सकता हूं। तो ज्यादातर केसेस में सभी पार्टनर बिजनेस की जो डे टू डे वर्किंग में ना इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो सिर्फ कहता है यार मैं ना कैपिटल प्रोवाइड कर सकता हूं, बट डे टू डे ऑपरेशन में मेरे बस का नहीं है काम करना, ठीक है, मेरी अपनी जॉब भी है, मेरा अपना बिजनेस भी है, मैंने तो बस तेरे साथ ये किया था कि चलो एक सेपरेट बिजनेस शुरू हो जाएगा, मेरे बस का काम करना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सो नहीं रहा। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ उसने पैसा लगाया है, या हो सकता है कि उसकी कोई टेक्निकल नॉलेज है, उसका टेक्निकल नो हाउ है जिसको कि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप जो फर्म बनानी होती है उसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल मतलब जस्ट एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं, एक एग्रीमेंट जिसकी स्टैंडर्ड वर्डिंग है, जिसमें पार्टनर्स की डिटेल, उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन एंड सम स्टैंडर्ड क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। हाँ, कोई स्पेसिफिक क्लॉज अगर आप आपस में जो है डिसाइड करके डलवाना चाहें तो आप डलवा सकते हैं, बट वैसे स्टैंडर्ड वर्डिंग होती है जिसके बेस पे हमारी पार्टनरशिप डीड बन सकती है। तो पार्टनरशिप डीड जो है रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी बना रहा है पार्टनरशिप फर्म उसकी मर्जी है कि वो उसको रजिस्टर करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है।
कॉस्टिंग का डिफरेंस आ जाता है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी इक्वली जो है इफेक्टिव होती है जैसे कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल भी सोल प्रोप्राइटर की तरह लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि चाहे 2 या 3 लोग मिल भी गए हैं पर उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी टू इन्वेस्ट जो है या इंडिविजुअल कैपेसिटी टू प्रोवाइड कैपिटल है वो तो लिमिटेड ही होगी ना, ठीक है, क्योंकि 2 गरीब मिलके ना गरीब ही बनेगा। तो यहां पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे दोस्त, जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा था कि वो कहता है मैं काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पैसे लगा सकता हूं, वो इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा नहीं है जिनसे मैंने बात की थी अपने आइडिया को लेके, तो इनमें से कोई नहीं है वो। तो अगर ऐसा होता तो फिर जो लिमिटेशन वर्ड, तो जो कैपेसिटी टू प्रोवाइड जो कैपिटल है उसमें लिमिटेड वर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है ऐसे बात, जो अगर ऐसे लोग साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोल प्रोवाइडर की तरह ही पार्टनरशिप फर्म के जो सारे डेट्स होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी भी जॉइंटली सभी पार्टनर्स की होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई एंड कंपनी है, एक्स वाई एंड कंपनी है जिसमें एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं। उनके बिजनेस को ना 50 लाख का लॉस हुआ जो कि बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, जो कि उन्होंने अब क्या करना है, बैंक को वापस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 पार्टनर हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है, इक्वल शेयर होल्डर है, तो इक्वली अगर शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो दोनों को 25 लाख ईच देना होगा, ठीक है। पर एक्स जो है उनमें से, एक्स वाई एंड कंपनी में जो एक्स पार्टनर था ना, वो विजय माल्या जी का हार्डकोर फैन है, ठीक है। हार्डकोर फैन होने का मतलब बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चलता है। अब नक्शे कदम आप देखना चाहो कि विजय माल्या जी के क्या क्या हैं, तो आप उनका विकिपीडिया में देख सकते हैं कि वो क्या क्या बिजनेस में इन्वॉल्व थे और क्या क्या चीज़ों में इन्वॉल्व थे। वो यहाँ हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो वो विजय माल्या जी का हार्डकोर फैन है। उसने देखा माल्या जी लंदन में जाके बैठ गए, एसबीआई का 8,000 करोड़ देना था, मैं भी जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो उसने भी क्या किया, वीजा सब था उसके पास, वो लंदन गया और वापस ही नहीं आया उसके बाद, ठीक है। अब बैंक ने वाई को बोला, बैंक ने कहा वाई को कि भाई एक्स वाई एंड कंपनी के पार्टनर आप हैं, वाई को लोन चुकाने को कहा कि आपका 50 लाख का हमारा ड्यू है, वो आपको चुकाना होगा। वाई कहता है सर हमने जब लोन लिया था तो मैंने आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट की थी, उसकी कॉपी आपके पास है? कहते हैं हाँ जी है। बैंक कहता है, कहते उसमें क्लियरली लिखा है कि मैं तो 50% का पार्टनर हूं, तो मैं तो अब मेरे से 25 लाख मेरे लेने हैं, ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 25 लाख देने में, ठीक है। पर बैंक क्या कहेगा, बैंक कहता है कि आपको पूरे 50 लाख चुकाने होंगे, ठीक है। बैंक कहता है कि पूरे आपको 50 लाख चुकाने होंगे, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि हर पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर मेंशन्ड है, वो पार्टनरशिप फर्म के किसी भी डेट के लिए अपनी पर्सनल एस्टेट से फुल एक्सटेंट तक लायबल है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर सामने है, अगर मान लो कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई भाग गया पार्टनर, तो उससे मतलब नहीं है। जो भी पार्टनर बचा है ना, वो उसकी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी के लिए फुल एक्सटेंट तक अपने बेस पे ही वो लायबल है, ठीक है। अब उसको चुकाने के लिए चाहे जो मर्जी उसको बेचना क्यों ना पड़े, ठीक है। मतलब उसकी जो पर्सनल चीजें हैं ना, वो भी उसको चुकाने में काम आ सकती हैं। यानी कि अगर वो कहता है कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, कुछ भी है, मेरी एफडीज हैं, मेरे शेयर्स हैं, जो मर्जी हो, सारे का सारा उसको उसके लोन को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब देखो एक्स वाई में एक्स तो चला गया था। अब ये सब देख के कि पाप किसी और के हैं और फल मुझे भुगतना होगा, क्योंकि एक्स चला गया, पाप उसका था, वाई को भी उसके हिस्से का भी पाप का जो प्रायश्चित करना पड़ेगा। यानी कि लॉस पार्टनरशिप फर्म के, और जो पार्टनर भाग गया वो तो सुखी रहा, वो बच गया, और जो यहां रह गया, जो नहीं लंदन जा पाया, वो फंस गया। यहां इस बात की जरूरत ये महसूस हुई कि यार
मैं पार्टनरशिप फर्म बनाने को तैयार हूँ, प्रॉफिट में आधा हिस्सा लेता हूँ, लॉस में आधा हिस्सा लेता हूँ, बट लॉस की लिमिटेशन होनी चाहिए कि जितना मेरा शेयर है ना, मुझे सिर्फ अपने शेयर ऑफ लॉस के लिए ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, दूसरों के लॉसेज मैं नहीं बियर करूंगा। ठीक है। सो 2001 में यूके में अ न्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या? LLP एक ना फ्लेक्सिबल लीगल एंटिटी है जो पार्टनर्स को दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने के बेनिफिट तो देती है, पर ये तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी होता है, पर LLP में दूसरे पार्टनर के किसी एक्शन से पार्टनर को फेस की जाने वाली जो लायबिलिटी है ना, उसकी लिमिटेशन है। यानी कि LLP में हर मेंबर, LLP में हम पार्टनर वर्ड यूज नहीं करते, LLP में हम मेंबर वर्ड यूज करते हैं। LLP में हर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट जितना उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। यानी कि उसकी पर्सनल स्टेट जो है, पर्सनल उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस को बियर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो, अगर बिजनेस में पार्टनर्स होंगे तो फायदा ये होगा कि रिस्क स्प्रेड होगा। बंदा कहता है यार कि जब अपना ही लॉस बियर करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना ले। ठीक है। तो पार्टनरशिप के फायदे क्या होते हैं कि अगर बिजनेस में पार्टनर होंगे तो फायदा ये होगा कि रिस्क स्प्रेड होगा। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हर पार्टनर के अपने इंडिविजुअल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज होती हैं जिसका बेनिफिट फर्म को मिल सकता है। यानी एक पार्टनर किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट है, दूसरा पार्टनर दूसरी चीज में स्पेशलिस्ट है। अगर दोनों के दोनों मिलकर करते हैं तो उन्हें दोनों के जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं उनका फायदा मिलेगा। ठीक है। बट LLP में जो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फेल भी हो जाती है तो भी क्रेडिटर जो है ना, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स या इनकम पर अपना हक नहीं जमा सकते। देखो, ज्यादातर जो LLP होती है ना, वो प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं, जैसे लॉ फर्म हो गया, एक्चुअल कंसल्टिंग फर्म हो गया, अकाउंटिंग फर्म हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो गई। इस तरह की जो फर्म्स होती हैं ना, ये LLP की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, क्योंकि इसमें किसी का ना कुछ पता नहीं था कि प्रोफेशनल जैसे लॉ फर्म है, कोई उसके ऊपर ही केस कर दे कि हाँ जी आपने मेरे साथ गलत किया है, कोई डिफेमेशन का केस डाल दे, तो लायबिलिटी की तो लिमिटेशन ही कोई नहीं है। डिफेमेशन तो हर एक की अपनी अपनी इज्जत की वैल्यू है कि कोई 100 रुपये में बेइज्जती करवाने को तैयार हो जाएगा, और कोई अगर कहेगा कि मेरी बेइज्जती होगी मैं तो 10 करोड़ रुपए तुमसे चार्ज करूंगा। ठीक है। तो इसीलिए ऐसी जो फर्म्स होती हैं ना, ज़्यादातर प्रोफेशनल फर्म्स जो होती हैं वो LLP की फॉर्म में ही रजिस्टर की जाती हैं। नाउ LLP जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। LLP सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। यानी कि आपको पार्टनरशिप फर्म के बेस पे पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं, जबकि LLP के मेंबर्स के बेस पे, मतलब LLP खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और कोई भी थर्ड पर्सन जो LLP के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो LLP के साथ कर रहा है। तो मेंबर के ऊपर कोई भी किसी भी चीज के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता, उसका जो क्लेम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ LLP के ऊपर रहेगा। जैसे नाम में ही मैंने बता दिया था कि LLP में लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो होती है ना, वो लिमिटेड होती है। यानी कि हमारे पार्टनरशिप फर्म वाले लॉस में जो पार्टनर वाई जो था इंडिया छोड़कर लंदन नहीं गया था, अगर बैंक उससे लायबिलिटी अपनी मांगता है तो उसके सिर्फ अपने शेयर यानी कि 25 लाख की ही डिमांड करेगा, 50 के 50 लाख उसको पे करने की जरूरत नहीं होगी। LLP को जैसे रजिस्टर करना होता है तो LLP को कंपनीज हाउस या इंडिया में जैसे ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, उसके साथ रजिस्टर करना जरूरी होता है। LLP पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म की तरह ही लगता है।